नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आ गया वो समय जो एग्जिट पोल का पांचों राज्यों में जो चुनाव हुआ, संपन्न हो गया पूरा चुनाव। अब एग्जिट पोल आ रही है और एग्जिट पोल में जो हमारे दर्शक हैं डिफरेंट चैनल बदल बदल कर देख रहे होंगे, लेकिन कोई भी चैनल बहुजन समाज पार्टी का नाम लेने को तैयार नहीं है। आदर्श दिखाती है, उसमें भी थोड़ा सा कम करके दिखाती है। आप परेशान ना हो, हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट रूप से जो एग्जिट पोल है बिल्कुल हम आपको साफ सुथरा बताएंगे और शुरू से भी बताते रहे हैं। अनुमान जो हमारा था वैसा ही लग रहा है। लेकिन आज हम आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहे हैं। ये वर्ष 1977 का है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था, उस अहले वतन का क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठा हो। और जवाब में राजनारायण जी ने कहा था, बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। जी हां दोस्तों, चुनाव संपन्न हो गया। तेलंगाना का भी रिपोर्ट आ गया, मध्य प्रदेश का भी आ गया, राजस्थान का भी आ गया, छत्तीसगढ़ का भी आ गया और मिजोरम का भी। तो मिजोरम में तो बढ़त में वो पार्टियां रहती है जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, जो नॉर्थ इंडिया की, और इधर की जो पार्टी है वो वहां पे अपनी ताकत नहीं झोंक पाती। इसलिए बाकी जो 4 राज्यों की स्थिति है हम उसके बारे में आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो रिपोर्ट है एग्जैक्ट। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है और कांटे की टक्कर में हम सबसे पहले आपको यह बता दें कि जो 2018 में चुनाव हुआ था 230 सीट पर मध्य प्रदेश में, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को 2 सीट मिला था। बाकी कांग्रेस और भाजपा चलती रही थी। कांग्रेस सत्ता में आई थी, बाद में कांग्रेस से कट के जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए थे अपने समर्थकों के साथ और फिर से भाजपा की सरकार बन गई। इस बार भी कांटे की ही टक्कर है और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 10-12 सीट पूरी तरह से इफेक्टेड है, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है। अगर काउंटिंग के वक्त किसी प्रकार की हेरा फेरी नहीं की गई तो भाजपा हो अथवा कांग्रेस हो, बगैर बसपा का मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनने जा रही है। क्लियर सी बात है। और रही बात ये, मध्य प्रदेश में डाउटफुल की स्थिति में कमलनाथ जी भी हैं और शिवराज सिंह चौहान भी है। यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल डाउटफुल है और संदेह के निगाह से देख रहे हैं कौन बढ़त में है। लेकिन कांटे का टक्कर है और जो बीच का गैप है, वो जो आदर्श बता रहे हैं 10-15, वह बसपा के खाते में जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी ही मजबूत है। अगर आप यह सोच रहे होंगे इंडिपेंडेंट होगा, समाजवादी पार्टी होगा, आजाद समाज पार्टी होगा या बाकी कोई अन्य पार्टी, ऐसी स्थिति नहीं है। बसपा के सीट निकलेंगे। और रही बात ये, राजस्थान में करीब करीब पिछला रिकॉर्ड ही है। थोड़ा बहुत अगर बढ़त होगी तो वो बहुजन समाज पार्टी की होगी, क्योंकि जो 2018 में कांग्रेस को 101 सीट आई थी, 6 सीट बसपा को आई थी, बाकी भाजपा को आई थी। इस बार बसपा की सीट की बढ़त होगी, कांग्रेस की थोड़ी सी कम होगी और भाजपा वही लबालब की स्थिति में है। अगर आप यह सोच रहे होंगे कि राजस्थान में भाजपा जो है 150 सीट निकाल लेगी, 130 निकाल लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहां भी करीब करीब लबालब की ही स्थिति है, नेक टू नेक फाइट है, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। अब हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीट निकाली थी और वहां पर कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में है। थोड़ी बहुत जो सीट कट हुई है भाजपा की, वो तमाम जो है बसपा की जो गठबंधन पार्टनर है, गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी और बसपा, उधर जा सकती है। कहने का मतलब यह कि 2 सीट तो इनकी बरकरार रही थी बसपा वालों की, लेकिन
इस बार गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है तो इसमें सीट में इजाफा हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि 10 सीट निकलेगी या 20 सीट निकलेगी। 2 से 4 हो सकती है, इससे ज्यादा का अनुमान छत्तीसगढ़ से आप नहीं लगा सकते हैं। रही बात तेलंगाना की, तेलंगाना में सभी सोर्स ऑफ चैनल और जो भी है सर्वे करने वाले सब के सब बीआरएस को डाउन दिखा रहे हैं, कांग्रेस को अप दिखा रहे हैं, 2-3-4 सीट जो है भाजपा को दे रहे हैं और एआईएमआईएम को दे रहे हैं। लेकिन अदर्स जो बोल रहे हैं अथवा इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, यानी 0 से 10 तक, उसमें आरएस प्रवीण का जलवा जरूर दिखेगा और वहां भी बसपा की सीट निकलेगी। 2018 में बसपा की कोई सीट नहीं निकली थी। इस बार खाता खुलने की उम्मीद है। तेलंगाना में तैयारी पूरी रही है, बसपा के कार्यकर्ताओं ने काफी अच्छी मेहनत की है। अब इंतजार है 3 तारीख के रिजल्ट का। ये तो हो गया इन तमाम राज्यों के एग्जिट पोल। अब प्रश्न यह उठता है कि सारा सिनेरियो जो देखा गया है इस चुनाव में, जो चुनाव में केवल कार्यकर्ता ही नहीं, मतदाता ही नहीं, मीडिया भी एक अहम रोल निभाती है और मीडिया के द्वारा यह प्रचारित किया जाता है कि देश में 2 पार्टी है, कांग्रेस या भाजपा। कुछ मीडिया कांग्रेस समर्थक हो जाते हैं, कुछ मीडिया भाजपा के समर्थक हो जाते हैं। बिल्कुल सर्वे रिपोर्ट भी उसी तरह से दिखाते हैं ताकि मतदाता मेंटली रूप से डाउन नजर आए। अगर कोई मतदाता हवा में आ रहा हो तो उसको यह कहा जाए कि भाजपा की हवा है, भाजपा की लहर है, ताकि कुछ वोट कट के इधर आ जाए। मीडिया ने इस तरह का रोल निभाया इन चुनाव में। अब प्रश्न यह उठता है कि बहुजन समाज पार्टी को केवल मतदाताओं के पास भी नहीं जाना है, बल्कि मीडिया को भी साथ में लेकर चलना है। बहुजन मीडिया की अति आवश्यकता नजर आती है जो फैक्ट्स दिखाएं। बहुजन समाज की जो भी जरूरतें हैं, जो उनके अधिकार की जरूरत है, कहने का मतलब यह है कि बहुजन समाज का पूरा खबर सामने नहीं आता मीडिया पे, बस एक भीड़ दिखाई जाती है और ले देकर या तो भाजपा के साथ अथवा कांग्रेस के साथ कर दिया जाता है। मीडिया ने कभी खुलकर नहीं कहा कि ये बहुजन समाज के लोग बसपा के साथ हैं, बसपा के मतदाता हैं। किस मोहल्ले से, किस बूथ से, कौन से विधानसभा में बसपा की कितनी सीटें निकल रही है, बसपा के कितने मतदाता है, इसके ऊपर व्याख्या नहीं होती किसी भी मीडिया चैनल पर। यह एक समस्या है एक राजनीतिक दल के लिए कि उन्हें इग्नोर किया जाता है, जबकि बसपा ने पूरी ताकत झोंक दी। मीडिया वाले 2 धाराओं में बटे हुए हैं और कुछ मीडिया ऐसी है जो बहुजन समाज की खबरें जो देती है उनमें वह आकर्षण नहीं है कि आम जनता उनको देखे। कहने का तात्पर्य मीडिया के नाम पे कैमरा लगाकर केवल कैंपेन दिखा देना, किसी का भाषण सुना देना, यह एक फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बराबर है। बहुजन समाज की जो तकलीफें हैं उसकी व्याख्या होनी चाहिए। समाज के दर्द को सामने लाना होगा, लोगों को बताना होगा, सिस्टम के सामने रखना होगा। ये बहुजन समाज त्रस्त है, परेशान है और जो हमारी सिस्टम है, जो हमारी सरकार है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, जब खैरातों की राजनीति करनी होती है तो राजनीतिक दल के निशाने पर बहुजन समाज ही होता है, ताकि ये दर्द भरा समाज है, जरूरतमंद समाज है, यहां पर खैरात बांटकर वोट लेंगे। और इस तरह की राजनीति बहुजन समाज के साथ किया जाता है। इस चुनाव ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया। अभी हमने पिछले खबर में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में बहुत सारी सौगात दिया। तो सौगात कम, उसे खैरात ज्यादा कहिए, क्योंकि खैरात बांटकर 5 साल और कायम करना। और रही बात ये, क्या ये इग्नोर किया जा सकता है? क्या चुनाव में धांधली नहीं होती, हेरा फेरी नहीं होती? ईवीएम के आगे और जो कंट्रोल रूम है, जहां पर जिसको हम कहते हैं स्ट्रांग रूम, जहां ईवीएम रहता है,
वहां पर लोग अब पहरा देना शुरू कर दिए, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, बाहर एलईडी स्क्रीन लगाई गई और कार्यकर्ता पहरा दे रहे हैं। उससे पहले एग्जिट पोल में बसपा का नामो निशान मिटा देना, बहुजन समाज से संबंधित जो भी पार्टियां हो उसके बारे में कुछ नहीं बताना, क्या आपको साजिश नहीं लगता? आपने पिछले 4-5 राज्यों का एग्जिट पोल तो सुन लिया, लेकिन जो डिफरेंट चैनल्स मीडिया ये एग्जिट पोल दे रही है, हमें तो विश्वास नहीं होता है, आपको जरूर निराशा हुई होगी। लेकिन अगर ऐसा ही रिजल्ट आया, आपको क्या लगता है कि बहुजन राजनीति एक इतिहास बन जाएगी? बहुजन समाज पार्टी क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, अथवा बहन मायावती जी बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी? हमारे अनुमान के मुताबिक राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस हो अथवा भाजपा हो, उन्हें बसपा की जरूरत हो सकती है, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल का आना कोई न कोई साजिश नजर आ रही है कि हो सकता है बड़ा खेल रचा गया हो और उसी के हिसाब से एग्जिट पोल आ गया है। क्योंकि जो सड़कों पे मतदाता जो बोलते हैं और उससे एग्जिट पोल मेल ना खाए तो समस्या तो होती है, चिंताएं होती है। लेकिन चिंता अब आगामी है 2024 की लोकसभा चुनाव की। अगर सभी राज्यों में कांग्रेस भारी पड़ जाता है तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेगा? वो कह देगा हम अकेले चुनाव लड़ लेते हैं, यूपी में भी और बाकी जगह भी। और अगर मध्य प्रदेश में भाजपा आ जाती है तो फिर कहीं न कहीं से विश्वास नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस बढ़त में थी, बसपा बढ़त में थी, तो फिर भाजपा कैसे जीत गई? और राजस्थान में कांग्रेस गुटबाजी का शिकार था, ये सत्य है। और बसपा का 6 विधायक पिछले चुनाव में भी आया था और इस बार कार्यकर्ताओं में जोश ज्यादा देखा गया था, उत्साह ज्यादा देखा गया। अगर 6 विधायक भी नहीं आते हैं तो भी साजिश नजर आएगी, क्योंकि इसका मतलब है कोई बड़ा खेल किया गया है। अब बड़ा खेल केवल बसपा के साथ नहीं हुआ है, बहुजन समाज की जो राजनीति है ये बिल्कुल पाताल में चला जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम 85% हैं, हम 80% हैं, ये सारे के सारे आपके फॉर्मूले गौन हो जाएंगे। और अगर कांग्रेस ताकत में आ जाएगी तो यही कांग्रेस पार्टी फिर भूल जाएगी कि जातिगत आधार पर जनगणना हो पूरे देश की, ऐसा कहना भूल जाएगी। ये सही है। और रही बात ये, अखिलेश यादव या जो भी नेता है जो SC ST OBC माइनॉरिटीज की राजनीति करते हैं, ये तमाम नारे देने के बाद, बहुजन समाज बोलने के बाद अगर वोट प्रतिशत कम आता है, सीट नहीं निकल पाती है, तो राजनीति में नारा कौन सा होगा? क्या भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे पे कायम रहेगी, अथवा कांग्रेस खैराती राजनीति और घोषणा पत्र को और खूबसूरत बनाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में आम जनता के सामने, मतदाताओं के सामने एक नए रूप में प्रस्तुत होगी? आपको बता दें, राजनीति में बड़ी उथल पुथल हो रही है। जो कांग्रेसी नेता हैं और बाबा भी हैं, प्रमोद कृष्णन, वो अक्सर कहा करते हैं कि 2-4 कांग्रेस के नेता राम विरोधी हैं, और जो राम विरोधी है वह हिंदू नहीं हो सकता। जो जीसस क्राइस्ट का विरोध करता है वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता। जो मोहम्मद पैगंबर का विरोध करता है वो इस्लामिक नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। ऐसा उनका स्टेटमेंट है। तो कहने का मतलब यह कि मान लेते हैं भाजपा राजस्थान जीत जाती है, भाजपा मध्य प्रदेश भी जीत जाती है, और भाजपा को किसी किसी चैनल ने तो छत्तीसगढ़ में भी दिखा दिया है, तब क्या होगा? तब नारे होंगे, जनता के बीच जाएंगे, या सब के सब डाउट में आ जाएगा कि भाजपा अपनी तंत्रों का खेल करती है। अपने जो भी अधिकारी गण है, चाहे अभी तक तो आरोप यही था, ED CBI IT, ये सब करती है। लेकिन चुनावी राजनीति में चारों तरफ लहर विपक्ष का नजर आ रहा हो, बहुजन समाज पार्टी की नजर आ रहा हो, यहां तक कि जो है मतदाता बोल रहे हो, लाइन लगाकर खड़े हों,
और जब ईवीएम खुलता है तो भाजपा की जीत हो रही है, कांग्रेस की जीत हो रही है, तब क्या होगा? कहीं नहीं लगता कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो न्यूज़ हम देख रहे हैं कल को ये न्यूज़ सच होगा भी या नहीं होगा, या बनी बनाई कहानी है? कहने का मतलब यह है, कहा जाता है कि बहुत सारी मीडिया भाजपा के हाथों बिकी हुई है, लोग कहते हैं। लेकिन अगर मीडिया बिकी हुई है तो मीडिया तो केवल भौंक सकती है, परिणाम तो वहां पर चुनाव आयोग दिखा रहा है, ईवीएम दिखा रहा है। आम जनता ने वोट किया तो वोट गया किधर? कई बार चुनाव से पहले, जैसे कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी कह दिया, बाकी लोग भी कहे कि आधे ईवीएम में वीवीपैट होनी चाहिए, यानी आधा तो कम से कम कर ही सकते हैं, पूरा का पूरा ईवीएम को हम नहीं देख सकते हैं, ताकि पता लग जाए कि 10 वोट पड़ने के बाद, 20 वोट पड़ने के बाद ऐसी कोई सेटिंग तो नहीं किया गया है कि फिर एक ही पार्टी के वोट आ रहे हैं। बहुत सारे जो है प्रश्न उठेंगे। अब इंतजार है 3 तारीख के काउंटिंग का, और हम शुरू से देखते रहे और हमने आपसे यही कहा अक्सर, इस चुनाव में ये तो है नहीं कि मध्य प्रदेश में सारी सीटें बसपा जीत रही है या 50 या 100 सीटें जीत रही है, अथवा राजस्थान में, लेकिन इतनी सीटें जीत रही है कि भाजपा और कांग्रेस को जरूरत पैदा कर दे, यानी बगैर बसपा का सरकार ना बने। लेकिन अगर उसमें भी हेरा फेरी हो जाती है, कोई पार्टी जो है लबालब की स्थिति में बिल्कुल आ जाए और कोई पार्टी कम आ जाए और 2-4 सीटें बसपा को दे दिया जाए, ऐसा भी तो मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो फिर समस्या होगी, फिर सोचना होगा कि मतदाता के पास जाए या ये सेटिंग का खेल को रोके। बहुजन समाज पार्टी के लिए एक तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। मैं आपको दल बदल कानून का एक गणित समझा देता हूं। दल बदल कानून में क्लियर दिया हुआ है, अगर 4 विधायक आपके पास जीते हुए हैं और उसमें से एक विधायक अगर अपनी पाला बदलकर किसी और दल में चला जाता है तो आप उसके ऊपर दल बदल कानून लगा सकते हैं। लेकिन 4 विधायक में से एक ना जाए और 3 चला जाए तो आप उसके ऊपर दल बदल कानून नहीं लगा सकते। जैसे कि बिहार में चुनाव हुआ और एक विधायक चुनाव जीता, जमा खान, और एक के एक विधायक वो जदयू में भाग के चला गया। कहने का मतलब आपका 100% विधायक चला गया, चाहे वो एक ही संख्या में है और एक चला ही गया, तो 100% आपका विधायक अगर दूसरे दल में चला जाता है तो आप दल बदल कानून नहीं लगा सकते। राजस्थान में 6 विधायक था, 6 विधायक में अगर 3 भी जाता और 3 रुक जाता तो दल बदल कानून आप लगा सकते थे। लेकिन 6 में अगर 4 चला जाता और 2 रुक जाता तो उन 4 के ऊपर आप दल बदल कानून लगा सकते थे। लेकिन यहां तो 6 के 6 चला गया और इसमें ज्यादा कॉस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए एक विधायक है, उसको आप 2 करोड़ रुपये दे दीजिए, चला जाएगा। 6 विधायक है, 1-1 करोड़ करके 6 करोड़ में खरीद लीजिए, जहां पे 1000 करोड़ 500 करोड़ रुपये की बोली लग जाती है, सरकार बनानी है। तो अगर एक एक विधायक के हिस्से में करोड़ करोड़ रुपये भी आ जाता है तो बिकने को तैयार होते हैं। कहते नहीं कि जरूरत आखिरी मंजिल पर घुंघरू बांध लेती है। सबसे बड़ा तनाव इसी बात की है। मान लेते हैं 5 विधायक या 7 विधायक मध्य प्रदेश में आ जाते हैं अथवा 10 विधायक राजस्थान में आ जाते हैं, क्या गारंटी है वो दूसरे दल में नहीं जाएंगे और भाजपा अथवा कांग्रेस उसे खरीद नहीं सकती। और रही बात ये, आप व्हिप जारी करते रहें, आप मुकदमा करते रहें, उसका फैसला 5 साल के बाद होगा और 5 साल तक भाजपा हो अथवा कांग्रेस सत्ता में बनी रहेगी, अपनी सरकार चलाती रहेगी। ये सबसे बड़ी मजबूरी है अगर आप बहुजन समाज की राजनीति से इंटरेस्ट रखते हैं, बहुजन समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको 100% देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं चलो भाई थोड़ा वोट बसपा को चला जाए, थोड़ा भाजपा को भी चला जाए, थोड़ा सा मतलब कांग्रेस को भी चला जाए, यानी आप खैरात बांट रहे हैं अथवा सर्दी के दिनों में से कंबल बांटते हैं ना लोग, तो आप जो अपना वोट को उस कंबल की तरह बांटते हैं, तो बहुजन समाज की राजनीति और सत्ता कभी नहीं आ सकती। पूरे बहुजन समाज को एकजुट होकर
और बहुजन समाज के राजनीतिक दल को वोट करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि ओबीसी ही समाजवादी पार्टी में है, ओबीसी भाजपा में नहीं है, ओबीसी कांग्रेस में नहीं है, सब जगह है। यानी थोड़े थोड़े हिस्सों में बटा हुआ है, एकजुटता कहीं नहीं है। और इसी वजह से राजनीतिक दल कमजोर है, वहां के नेता कमजोर है, और गलती से अगर चुनाव जीत जाते हैं, मौका मिल जाता है, तो सबसे पहले वो अपने परिवार, अपने बच्चों की शक्ल देखने लग जाते हैं। 1-2 करोड़ मिलता है, इनकी लाइफ सेट कर लेते हैं, क्योंकि इनके वोट की तो कोई गारंटी नहीं है। अगली बार चुनाव जीते ना जीते, एक ही बार में स्वर्ग प्राप्त कर लिया जाए, चाहे उसके लिए जहर पीना पड़े। ये इनकी सोच बन जाती है, और इसी सोच से बहुजन समाज को बाहर निकलना होगा। कारण कि बहुजन समाज की जब तक सत्ता नहीं आएगी, ना आरक्षण पर सर्वेक्षण होगा, ना विकास का सर्वेक्षण होगा, ना इनके अधिकार की बात होगी, ना इनके बच्चों की शिक्षा की बातें होगी, कुछ नहीं होगा। जब जब चुनाव आएगा, आपके मोहल्ले के आगे बड़े बड़े बैनर बोर्ड लगा दिए जाएंगे, और उससे पहले खैरातों का ऐलान कर दिया जाएगा। खैरातों के ऐलान से अब काबू नहीं होंगे, तो चुनाव अधिकारी वगैरह जहां जहां जो मैनेज करते हैं, उनके ऊपर नजर रखी जाएगी। चले वहां भी फ्लॉप हो गए, तो जिस जनप्रतिनिधि को आपने चुना है, उसे हम खरीद लेंगे। इस तरह की राजनीति हो जाती है, और इससे बचना बहुजन समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल नफरती राजनीति, केवल नफरती बात करके आप बहुजन समाज को एकजुट नहीं कर सकते। प्यार से एकजुट करना होगा। जहां जहां आप देवी देवता का विरोध करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुजन समाज में ही, ओबीसी में ही, जो बहुत अच्छी तरह से आस्था में विश्वास रखते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।